Hello, Namaste, and welcome back to this NISM 5A fully integrated course. Chapter 2 Concept and Role of a Mutual Fund. ओके, तो आज हम सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आज के चैप्टर एकदम फाउंडेशनल है। ये वो चीज़ें हैं जो हर इन्वेस्टर को पता होना बहुत ज़रूरी है। पर सैडली कई लोग इसको स्किप कर देते हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको म्यूचुअल फंड का बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको सभी स्कीम्स को देखकर कॉन्फिडेंटली आप बोल पाओगे कि यस, मेरे को मालूम है कि ये फंड्स क्या करते हैं और ओवरऑल फंड्स का कंसेप्ट आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में कोई फैंसी जार्गन अपन यूज नहीं करेंगे और आपका पैसा ब्रेकअप कैसे होता है, फंड मैनेजर क्या करता है और सारी कहानी बिल्कुल एकदम अपन सीधे सीधे क्लियर कर लेंगे। और दूसरा, जैसे आप देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, तो फिर हम एक्सप्लोर करेंगे कि म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, तो वो भी अपन देखेंगे। और और ट्रस्ट मी, ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है एक्चुअली, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है ये, क्योंकि यहीं सब लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो कि भाई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और मिड कैप क्या होते हैं, हाइब्रिड क्या क्यों बोलते हैं, डेब्ट फंड क्या होते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है सीखना एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और फॉर इन्वेस्टिंग पर्पजेज ऑल्सो। तो थर्ड टॉपिक है ग्रोथ ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इंडिया में म्यूचुअल फंड की ग्रोथ स्टोरी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अपन लोग बहुत हाईली इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में आजकल एज एज ए कंट्री। और और ये पार्ट पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि जब आप नंबर्स देखोगे आप भी बोलोगे कि यार ये बहुत ही क्या इन्वेस्टिंग कल्चर आ गया इंडिया में। तो ओवरऑल आज का सेशन आपको नॉलेज भी देगा, क्लैरिटी भी देगा और कॉन्फिडेंस भी देगा। तो लेट्स स्टार्ट, वी विल डाइव इन। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ए म्यूचुअल फंड। इस टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक हैं, अपन एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड को अपन एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो कि एक कॉमन पिगी बैंक या पूल है जिसमें बहुत सारे लोग, अपने जैसे लोग, नॉर्मल इन्वेस्टर्स, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हैं। इस कलेक्शन ऑफ मनी को बोला जाता है म्यूचुअल फंड। इस पूल का पैसा इन्वेस्ट कौन करता है? यहाँ आता है एक फंड मैनेजर, एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट, जिसका काम होता है आपके बिहाफ पर सही जगह पे इन्वेस्ट करना। यह पैसे को अलग अलग एसेट्स में लगाता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, गोल्ड और भी बहुत सारे टाइप के एसेट्स। मतलब म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी होता है जिसे प्रोफेशनल मैनेज करते हैं ताकि आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकें विदाउट यू डूइंग द रिसर्च वर्क और द एनालिसिस वर्क या फिर डेली ट्रैकिंग करना। ये सब आपको नहीं करना पड़ता, आपके बिहाफ पर ये एक फंड मैनेजर करता है। सिंपल शब्दों में म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड इक्वल टू आपका पैसा प्लस दूसरों का पैसा प्लस एक्सपर्ट मैनेजमेंट, और इस कॉम्बिनेशन से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है। चलो एक और सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। लोग अक्सर बोलते हैं हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर सच क्या है? आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हो, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। सोचो कि म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है, एक गाड़ी। इस गाड़ी का नाम है म्यूचुअल फंड। आप एज एन इन्वेस्टर अपना पैसा इस व्हीकल के अंदर रख देते हो, फिर ये व्हीकल जिसे प्रोफेशनल मैनेज करते हैं आपका पैसा ले जाते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में, जैसे कि अपन ने पहले बात करी थी स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड और डिफरेंट एसेट क्लासेस में। मतलब म्यूचुअल फंड खुद कोई एसेट नहीं होता है, वो एक रूट, एक चैनल, एक व्हीकल होता है जिसके थ्रू आप मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ऑलमोस्ट हर बिगनर मिस कर देता है, म्यूचुअल फंड एक्चुअली है क्या फ्रॉम ए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू।
म्यूचुअल फंड बेसिकली एक ट्रस्ट होता है, लीगली रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882। देखो, म्यूचुअल फंड कोई बैंक नहीं होता, कोई एनबीएफसी नहीं होता, कोई फाइनेंस कंपनी भी नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि आपका पैसा एक लीगली प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में रखा जाता है, जिसका एक ही काम होता है, इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए पैसे को मैनेज करना। अच्छा, अपन ने बोला ट्रस्ट, तो ट्रस्ट होता क्या है? असली में इसका क्या मतलब होता है, इसको एक रियल एग्जांपल समझते हैं। मेरे घर के पास एक ब्लाइंड स्कूल है, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, एनएबी भोपाल। तो एनएबी एक एनजीओ है जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को एजुकेशन, ट्रेनिंग और सपोर्ट देता है। अब सोचो, इन्होंने खुद से कोई पैसा नहीं बनाया, ये सारी सर्विसेज चलती हैं कैसे? लोग डोनर्स अपना पैसा देते हैं, पर वो पैसा एक पर्सन को देकर नहीं छोड़ देते, वो पैसा एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर को दिया जाता है। ट्रस्ट क्या करता है? डोनर्स का पैसा सेफ रखता है, इंश्योर करता है कि पैसा सिर्फ बच्चों के वेलफेयर के लिए यूज हो, रूल्स, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है। एक टीम होती है ट्रस्टीज जो मॉनिटर करती है कि हर एक रुपीस सही जगह लग रहा है। एनएबी खुद एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक ऑर्गेनाइजेशन का दैट डजंट स्पेंड मनी फॉर इटसेल्फ, इट स्पेंड मनी फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्लाइंड स्टूडेंट, जिनके लिए वो बनाई गई है। एग्जैक्टली इसी तरह म्यूचुअल फंड भी एक ट्रस्ट होता है। आप एज एन इन्वेस्टर अपना पैसा म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को देते हो, और ये ट्रस्ट इंश्योर करता है कि पैसा सेफ रहे, कोई मिसयूज ना हो, फंड मैनेजर प्रोफेशनली इन्वेस्ट करे, हर स्टेप ट्रांसपेरेंट और रेगुलेटेड हो, जैसे कि एनएबी का है। स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए ये लोग काम करते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड जो ट्रस्ट होता है इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड बैंक्स नहीं होते, वो ट्रस्ट होते हैं जिनका एक ही पर्पस होता है, इन्वेस्टर्स के पैसे को सेफ और प्रोफेशनली मैनेज तरीके से ग्रो करना। ये है ट्रस्ट का असली मतलब। रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का मेन रोल सिंपल है, इन्वेस्टर्स को इनकम कमाने और वेल्थ बनाने में हेल्प करना। फंड मैनेजर आपके पैसे को मार्केट के बेस्ट अपॉर्चुनिटीज जैसे स्टॉक, बॉन्ड एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ आपके वॉलेट तक लिमिटेड नहीं है। म्यूचुअल फंड्स पूरी इकोनॉमी को मूव करते हैं। कैसे? चलिए एक साइकिल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन, आपको प्रोफेशनल हेल्प से पैसा ग्रो करने का मौका मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपर्ट मैनेजमेंट के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड होती है। दूसरी चीज है इकोनॉमी के लिए ग्रोथ एंड जॉब्स, आपकी सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कंपनीज और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तक पहुंचती है। इससे फैक्ट्रीज बनती हैं, न्यू बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं और जॉब्स बढ़ती हैं। ज़्यादा जॉब यानी ज़्यादा इनकम, यानी ज़्यादा स्पेंडिंग, यानी देश की ग्रोथ। थर्ड चीज़ है कंपनी के लिए गुड गवर्नेंस। म्यूचुअल फंड्स बड़े इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इसीलिए वो कंपनीज पर गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करने का प्रेशर डालते हैं। कंपनीज बेटर काम करती हैं और इन्वेस्टर्स भी सिक्योर फील करते हैं। चौथी चीज़ है मार्केट के लिए स्टेबिलिटी। फॉरेन इन्वेस्टर्स जब मार्केट में बड़ा पैसा डालते हैं या निकालते हैं तो मार्केट में तेजी से उथल पुथल होती है। म्यूचुअल फंड्स एक स्टेबलाइजर की तरह काम करते हैं। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 2020 में हैवी सेलिंग की थी तो म्यूचुअल फंड ने डोमेस्टिक डिमांड देकर मार्केट को बैलेंस किया था। इसके अलावा म्यूचुअल फंड सोसाइटी के लिए लाइवलीहुड और नेशन बिल्डिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री खुद लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। फंड हाउसेस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रजिस्ट्रार्स, टेक प्लेटफॉर्म्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, सबकी इनकम इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा इनकम का मतलब गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू, जिससे नेशन बिल्ड होता है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होते हैं।
तो बात ये है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन होता है। सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने देखा कि आपको वेल्थ बनाने में हेल्प करते हैं, फिर कंपनीज को ग्रो करने में सपोर्ट करते हैं, मार्केट को स्टेबल रखते हैं और इकोनॉमीज को जॉब और इनकम देते हैं। इसके अलावा बात ये भी है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू इंक्रीज करने में मदद करते हैं। तो इसलिए आपने एडवर्टाइज तो देखा ही होगा। तो म्यूचुअल फंड्स सही है और एक्चुअली वो देश के लिए भी सही है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। हर इन्वेस्टर अलग होता है, किसी को सेफ्टी चाहिए, किसी को लिक्विडिटी और किसी को हाई रिटर्न। म्यूचुअल फंड का पर्पस यही है कि हर टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग स्कीम बनाई जाए। इसीलिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री डिफरेंट पूल ऑफ मनी क्रिएट करती है, जिन्हें हम म्यूचुअल फंड स्कीम कहते हैं। हर स्कीम का एक प्री अनाउंस्ड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। ये ऑब्जेक्टिव बताता है कि स्कीम किस टाइप के एसेट्स पर इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा, सेफ्टी, लिक्विडिटी, इनकम या लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इन्वेस्टर्स वही स्कीम चूज करते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव उनके पर्सनल गोल से मैच करे। अच्छा, अब जल्दी से अपन कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट इज ओवरनाइट फंड। ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल इनकम प्लस हाई लिक्विडिटी। कैसे? सिर्फ एक दिन की मैच्योरिटी होती है इनकी, सिक्योरिटीज में ये इन्वेस्ट करता है। दूसरा जो आप देख रहे हैं वो है इक्विटी फंड। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। और ये कैसे अचीव होता है? मोस्टली इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड है हाइब्रिड फंड, लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लस रेगुलर इनकम के लिए। कैसे? इक्विटी प्लस डेप्थ दोनों में इन्वेस्ट करके बैलेंस पोर्टफोलियो बनता है। लॉन्ग टर्म डेप्थ फंड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टेडी रेगुलर इनकम। कैसे अचीव होता है वो? फिक्स्ड इनकम और सिक्योरिटीज में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करके। अच्छा, इसके अलावा अपने को ये सब एग्जांपल्स क्या बताते हैं? ये अपन को बताते हैं कि हर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव 3 बेसिक इन्वेस्टर नीड्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो होती है सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स। रिटर्न इन फॉर्म ऑफ इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन, जिसके हिसाब से स्कीम डिसाइड करती है कि उनका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, यानी कि वो किस टाइप की सिक्योरिटीज चूज करेंगे, वो डिपेंड करेगा। लिक्विडिटी चाहिए तो अपन को मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रेगुलर इनकम चाहिए तो डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स हमेशा हमेशा क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, इनसे प्रॉफिट कौन अर्न करता है? तो जो पैसा इन्वेस्टर्स से आता है उसी से पोर्टफोलियो बनाया जाता है। इस पोर्टफोलियो के सारे प्रॉफिट्स या लॉस 100% इन्वेस्टर्स के होते हैं। फंड मैनेजर्स, ट्रस्टी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसमें से कोई शेयर नहीं मिलता है। उनका इनकम सिर्फ फीस और कमीशन होते हैं, जो कि पोर्टफोलियो रिटर्न्स का हिस्सा नहीं होते हैं। तो बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स का मैजिक यही है कि हर इन्वेस्टर्स का गोल उसके हिसाब से बनता है, यानी कि हर इन्वेस्टर के जो गोल होते हैं उनके हिसाब से स्कीम बनाई जाती है। आप बस अपना ऑब्जेक्टिव समझ लो और स्कीम ऑटोमेटिकली उस बात पर इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल फंड। हर म्यूचुअल फंड स्कीम एक सिंपल चीज से शुरू होती है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि स्कीम का गोल क्या है, यानी लिक्विडिटी, सेफ्टी, इनकम या लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब ऑब्जेक्टिव सेट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये गोल अचीव कैसे होगा। इसका जवाब होता है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बेसिकली दो चीज़ों से डिफाइन होती है। वन इज एसेट एलोकेशन, कि पैसे किस चीज़ में कितना इन्वेस्ट होगा, और इन्वेस्टमेंट स्टाइल, पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा। तो एसेट एलोकेशन जो है, जो बोलता है कि वेयर द मनी गोज, उसका ऑब्जेक्टिव होता है, उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से स्कीम अपन डिसाइड करते हैं कि पैसा किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट होगा। उसका एग्जांपल होता है लिक्विडिटी ऑब्जेक्टिव। अगर गोल है हाई लिक्विडिटी लो रिस्क,
तो पॉलिसी कहती है कि इन्वेस्ट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और वेरी शॉर्ट टर्म डेब्ट पेपर्स। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए और गोल है ग्रोथ वेल्थ ओवर टाइम, तो पॉलिसी ये कहती है कि अपन को इन्वेस्ट करना चाहिए प्रीडोमिनेंटली इन इक्विटी शेयर्स। ये सब क्लियरली लिखा होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, हाउ द मनी इज इन्वेस्टेड। एक ही एसेट कैटेगरी जैसे इक्विटी में भी फंड मैनेजर अलग अलग स्टाइल यूज करते हैं, जैसे कि ग्रोथ स्टाइल जो फ्यूचर पोटेंशियल वाले कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है, वैल्यू स्टाइल जो कि अंडर वैल्यूड और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ढूंढते हैं, और फोकस पोर्टफोलियो जिसमें अपन लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लगाते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यानी कि बहुत सारी कंपनीज में स्मॉल एलोकेशन जो कि रिस्क को रिड्यूस करता है। तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल डिसाइड करता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो कैसे बनाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में अगर अपन देखें तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इक्वल टू व्हाट द स्कीम वांट्स टू अचीव और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इक्वल टू हाउ द स्कीम विल अचीव इट, यानी कि एसेट एलोकेशन प्लस इन्वेस्टमेंट स्टाइल मिलकर एक रोड मैप बना देते हैं जिससे म्यूचुअल फंड अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सके। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं म्यूचुअल फंड के। तो जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो फंड आपको यूनिट्स देता है। ये यूनिट्स बताते हैं कि फंड का कितना हिस्सा आप ओन करते हो। तो सबसे पहला कंसेप्ट है यूनिट, आपका ओनरशिप टिकट। जैसे दुकान से चॉकलेट खरीदते हो तो रैपर्स मिलते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड से यूनिट जब खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड जब अपन खरीदते हैं तो यूनिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और NAV 10 है तो आपको 10 यूनिट्स मिलेंगी। नंबर 2 इज फेस वैल्यू, हर यूनिट की स्टार्टिंग प्राइस। हर यूनिट की शुरुआत होती है उसकी फेस वैल्यू से, जो कि होती है 10 रुपये। बस अकाउंटिंग के लिए ये यूज होती है, रिटर्न्स को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर NAV चाहे तो 10 हो या 80, फेस वैल्यू हमेशा 10 ही रहेगी। थर्ड थिंग है यूनिट कैपिटल, फंड की टोटल स्टार्टिंग वैल्यू, जिसका फॉर्मूला होता है यूनिट इंटू फेस वैल्यू इक्वल टू स्कीम का यूनिट कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लाख यूनिट्स हों 10 रुपए के, तो उसका टोटल यूनिट कैपिटल हो जाएगा 1 करोड़ रुपए। नंबर 4 इज रिकरिंग एक्सपेंसेस, फंड चलाने का खर्चा। फंड मैनेजर, ऑडिटर, अकाउंटेंट्स, टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूटर्स सबको पैसा देना पड़ता है। ये सारे खर्चे फंड से माइनस होते हैं, इसे बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंस। खर्चा हम खर्चा AUM का परसेंट होता है, जैसे कि खर्चा ज़्यादा हो तो NAV थोड़ा कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फंड का एक्सपेंस 1% है और AUM 100 करोड़ है तो खर्चा होगा 1 करोड़। नंबर 5 इज आपकी यूनिट की रियल वैल्यू, NAV, जिसे NAV कहते हैं, ठीक है। NAV यूनिट की करंट मार्केट वैल्यू होती है। फंड प्रॉफिट करेगा तो NAV बढ़ेगी और लॉस अगर होगा तो NAV घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, NAV अगर 10 ही थी और ग्रो होके 12 हो गई तो आपके 100 यूनिट्स की वैल्यू 1000 से 1200 हो जाती है। देन द सिक्स्थ थिंग इज फंड का टोटल पैसा, AUM इक्वल टू टोटल यूनिट्स इनटू NAV। ये स्कीम का टोटल साइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 20 लाख यूनिट्स हैं और जिसकी NAV 15 है तो टोटल AUM हो जाएगा 30 करोड़। फंड पॉपुलर हो या अच्छा परफॉर्म करे, AUM बढ़ता है, लोग पैसे निकालते हैं तो AUM घटता है। ऑल्सो मार्क टू मार्केट वैल्यू, डेली वैल्यू जिसे अपन चेक करते हैं। फंड्स के पास जो शेयर, बॉन्ड्स, गोल्ड हैं, उन सब की डेली प्राइस चेक की जाती है। इस डेली अपडेट को बोलते हैं मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट की वजह से NAV रोज बढ़ता और गिरता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज इन्फोसिस का प्राइस पर 1500 रुपीज पर शेयर है तो कल 1520 अगर हो गया
तो NAV थोड़ा ऊपर जाएगा, और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर 1500 से थोड़ा कम हो गया तो NAV नीचे जाएगा। तो अपन फाइनली समरी देखते हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं, फंड का आपका हिस्सा। फेस वैल्यू क्या होती है, स्टार्टिंग प्राइस जो कि होती है 10। NAV आज के यूनिट की असली वैल्यू, और AUM फंड का टोटल साइज। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फंड चलाने का खर्चा, और मार्क टू मार्केट होता है रोज की मार्केट प्राइस चेक करना। म्यूचुअल फंड ट्रांसपेरेंट होते हैं और इसीलिए सब कुछ डेली कैलकुलेट और डिस्क्लोज होता है। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर इन्वेस्टर। चलिए समझते हैं रोहन के एग्जाम्पल से। रोहन एक नॉर्मल यंग प्रोफेशनल है, अच्छी सैलरी है और उसके बड़े सपने हैं, और इन्वेस्टिंग का उसको ज़ीरो एक्सपीरियंस है। एक दिन रोहन डिसाइड करता है अब मैं इन्वेस्टिंग शुरू करूंगा। बस उसके बाद जो होता है वो देखते जाइए। तो रोहन कैसे देखता है एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, आइए देखते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। रोहन लैपटॉप खोलता है, 10 टैब्स ओपन करता है, 20 चार्ट देखता है और 5 मिनट में बोलता है यार ये मार्केट इतना कंफ्यूजिंग क्यों है। तभी रोहन का फ्रेंड अर्जुन आता है, ब्रो म्यूचुअल फंड ले ले, एक्सपर्ट मैनेजर सब करेगा। रोहन मतलब मुझे रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, न्यूज़ नहीं पढ़नी पड़ेगी, चार्ट नहीं देखने पड़ेंगे। अर्जुन एग्जैक्टली। रोहन वाह, ये तो लाइफ जीने जैसा है। डाइवर्सिफिकेशन। रोहन खुद से शेयर पिक करने लगता है। पहला शेयर खरीदता है वो नीचे जाता है, दूसरा शेयर खरीदता है वो नीचे जाता है, तीसरा वो भी नीचे। रोहन मार्केट को मेरी शक्ल पसंद नहीं है क्या। अर्जुन हंसता है, सिंगल शेयर्स रिस्की होते हैं, म्यूचुअल फंड लोगों का पैसा जोड़कर 40 से 60 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एक गिर भी जाए तो पोर्टफोलियो टूटेगा नहीं। रोहन अच्छा, मतलब सब अंडे एक टोकरी में नहीं। अर्जुन बिल्कुल सही। थर्ड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। रोहन सोचता है मैं भी प्रोफेशनल मैनेजर रख लूँ, मेरा पर्सनल वॉरेन बफ है। अर्जुन ब्रो तुम उनको अफोर्ड नहीं कर पाओगे, पर म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। करोड़ ऑफ रुपीस पूल होते हैं, इसलिए कॉस्ट सब में डिवाइड हो जाती है, तो सिर्फ 500 में एक्सपर्ट एडवाइस ले सकता है। रोहन शॉक्ड, 500 में प्रोफेशनल मैनेजर, ये तो जोमेटो से भी सस्ता है। नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट डे रोहन अर्जुन को मैसेज करता है, भाई फंड पैसा कहाँ लगा रहा है, कितना रिटर्न्स है, कौन से शेयर्स हैं। अर्जुन रिलैक्स, म्यूचुअल फंड सब डिस्क्लोज करते हैं, NAV डेली, पोर्टफोलियो मंथली, और सब इन्फो ऑनलाइन अवेलेबल रहती है। रोहन वाह यार, ये तो गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। नंबर 5, लिक्विडिटी। रोहन सोचता है कल गोवा जाना है, पैसा कहाँ से लाऊं। अर्जुन म्यूचुअल फंड से रिडीम कर ले, 1-2 दिन में अकाउंट में आ जाएंगे। रोहन एक्साइटेड होके गोवा आई एम कमिंग। टैक्स बेनिफिट। अर्जुन ईले से फंड ले ले, टैक्स भी बचेगा। रोहन वाह, टैक्स भी बचेगा, रिटर्न भी मिलेंगे, क्या मस्त कॉम्बो ऑफर है यार। नंबर 7, SIP मैजिक। अर्जुन और रेगुलर इन्वेस्टिंग चाहिए तो SIP यूज कर। रोहन मतलब मंथली ऑटो पेमेंट। अर्जुन हाँ, जिम मेंबरशिप जैसा, बस ये रिजल्ट देता है। फाइनली रोहन बिकम्स वाइस। रोहन बालकनी में कॉफी पीते हुए बोलता है, म्यूचुअल फंड तो मस्त चीज है यार, एक्सपर्ट मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, लिक्विडिटी, टैक्स बेनिफिट, और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता। अर्जुन स्माइल, बट बस डिसिप्लिन रखना। म्यूचुअल फंड सही है। रोहन प्राउडली सेज। अर्जुन अब रोहन भी सही है। लिमिटेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बहुत सारे एडवांटेजेस देते हैं जो कि अब तक आप रोहन और अर्जुन की कहानी से समझ ही गए होंगे, लेकिन हर प्रोडक्ट की तरह कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। चलिए इन्हें सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन। म्यूचुअल फंड एक मास प्रोडक्ट है, एक स्कीम में हजारों इन्वेस्टर्स होते हैं, इसीलिए फंड मैनेजर सभी के लिए एक कॉमन पोर्टफोलियो बनाता है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा स्टॉक बाय करें, कौन सा बॉन्ड सेल करें, क्या वेटेजेस रखें। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास बहुत बड़ा कॉर्पस हो तो आप PMS यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ले सकते हैं, जहां पोर्टफोलियो कस्टमाइज होता है और आपकी प्रेफरेंसेस फॉलो की जाती है। म्यूचुअल फंड में ऐसा कंट्रोल नहीं होता है।
नंबर 2, चॉइस ओवरलोड, यानी बहुत सारे ऑप्शन। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डजन्स ऑफ फंड हाउसेस हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स हैं, मल्टीपल प्लान्स हैं, जैसे कि रेगुलर, डायरेक्ट, ग्रोथ, आईडीसीडब्ल्यू। लेकिन इन्वेस्टर्स इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फंड सही है, कौन सा रिस्क लेवल सूट करता है, कौन सा कैटेगरी चूज करें। लेकिन गुड न्यूज़ इज, सेबी ने म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन इंट्रोड्यूस किया है ताकि सेम टाइप की स्कीम के फीचर्स यूनिफॉर्म हो और इन्वेस्टर्स इजीली कंपेयर कर सकें। फिर भी ऑप्शंस जितने ज़्यादा, कंफ्यूजन का चांस उतना ज़्यादा। नंबर 3, नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट। म्यूचुअल फंड में सब इन्वेस्टर्स का पैसा पूल होता है और स्कीम का सारा कॉस्ट सब इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसीलिए आप कॉस्ट नेगोशिएट नहीं कर सकते, आप अपने शेयर का खर्चा रिड्यूस नहीं कर सकते। सेबी ने लिमिट सेट किया है जो इन्वेस्टर्स फ्रेंडली है और कई स्कीम्स इन लिमिट से भी कम एक्सपेंसेस चार्ज करती हैं, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल इन्वेस्टर्स के हाथ में नहीं हो सकता। नो गारंटीड रिटर्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। म्यूचुअल फंड कोई गारंटीड प्रोडक्ट नहीं है, इट इज ए पास थ्रू व्हीकल। जो प्रॉफिट पोर्टफोलियो अर्न करता है इन्वेस्टर्स को मिलता है, जो लॉस होता है वो भी इन्वेस्टर को ही बेयर करना होता है। रिटर्न डिपेंड करते हैं मार्केट क्या कर रहा है, क्या सिक्योरिटीज होल्ड किए गए हैं, फंड मैनेजर की स्किल क्या है, फंड मैनेजर अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकता है कि नहीं। बट मैनेज मार्केट मूवमेंट और कंपनी परफॉर्मेंस उसके कंट्रोल में नहीं होता। इसीलिए म्यूचुअल फंड रिटर्न्स गारंटी नहीं करते, पर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करने का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। तो फाइनली समरी ये है कि म्यूचुअल फंड में नो पर्सनलाइज पोर्टफोलियो, टू मेनी चॉइसेस, पॉसिबल कंफ्यूजन, इन्वेस्टर्स कैनॉट कंट्रोल कॉस्ट, नो गारंटीड रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड्स एक्सीलेंट टूल है, बस उनकी लिमिटेशंस को समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक छोटा सा पॉज। सच बोलूं तो वीडियो बनाते बनाते मुझे खुद ये पता चला कि ये चैप्टर काफ़ी लंबा होने वाला है, तो अगर चाय कॉफ़ी ब्रेक लेना है तो आप ले सकते हैं। बेटर है कि आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करें, जैसे कि हमने हाउ टू स्टडी NISM 5 इफेक्टिवली वाले वीडियो में डिस्कस किया था। आप 20 से 25 मिनट का एक फोकस सेशन रख सकते हैं पढ़ाई के लिए, फिर एक छोटा सा ब्रेक और फिर फ्रेश माइंड के साथ वापस जब भी आप रेडी हो तो अपन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स को समझने का सबसे इजी तरीका है उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड करना। हर कैटेगरी एक डिफरेंट नीड को सर्व करती है। म्यूचुअल फंड्स को कई वेज में क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, यानी कि ग्रोथ, इनकम और लिक्विडिटी के हिसाब से, या फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी कि ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड या फिर इंटरवल फंड। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन समझेंगे, जो कि है फंड स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं ओपन एंडेड फंड्स को, जो कभी भी जिसमें आप एंटर कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट ले सकते हैं। तो आपको ऐसा सोच सकते हैं इन फंड्स को जैसे कि एक शॉपिंग मॉल हो जो हमेशा ओपन रहता है। वंस द स्कीम लॉन्चेस आफ्टर NFO, इन्वेस्टर्स कैन बाय वन सेल यूनिट्स एनी टाइम। तो कभी भी वो बाय कर सकते हैं, कभी भी वो सेल कर सकते हैं। स्कीम कभी क्लोज होती ही नहीं है, इन्वेस्टर्स आते जाते रहते हैं, इसीलिए फंड्स का यूनिट कैपिटल रोज बढ़ता घटता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो न्यू यूनिट बन जाती हैं उसमें, और अगर कोई रिडीम कर रहा होता है तो यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट चीज है क्लोज एंडेड फंड। तो क्लोज एंडेड फंड्स क्या होता है, वो होता है फिक्स टाइम और फिक्स स्ट्रक्चर के साथ आता है। ये फंड्स फिक्स मैच्योरिटी के साथ आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 इयर्स, 5 इयर्स, ऐसे इनके मैच्योरिटी पीरियड रहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनिट सिर्फ NFO के टाइम मिलते हैं, उसके बाद फंड वाले आपसे ना खरीदेंगे ना बेचेंगे। मैच्योरिटी के एंड पर स्कीम बंद हो जाती है, पैसा इन्वेस्टर्स को वापस मिल जाता है, बट इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी देने के लिए क्लोज एंडेड स्कीम स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाय सेल की ट्रांजैक्शन फंड के साथ नहीं,
दूसरे इन्वेस्टर के साथ होती है। यहाँ एक इशू ये आता है कि प्राइस कई बार एनएवी से डिस्काउंटेड पर ट्रेड होती है, बिकॉज बायर्स के पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर होती है। अच्छा, अब तीसरी चीज देखते हैं जो कि है इंटरवल फंड्स, जो कि मिक्स होते हैं ओपन और क्लोज एंडेड फंड्स के। इंटरवल फंड्स एक हाइब्रिड जैसा होता है। मोस्टली ये क्लोज एंडेड होता है वैसे तो, लेकिन स्पेसिफिक पीरियड्स पर ओपन हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 to 5 जनवरी के बीच में या फिर 1 to 5 जुलाई के बीच में उसकी पब्लिश डेट्स होती हैं। इन ओपन विंडोज को ट्रांजैक्शन पीरियड्स कहते हैं। बीच का टाइम जो इंटरवल होता है, उस ट्रांजैक्शन पीरियड में अपन क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स यूनिट बाय कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टर्स रिडीम कर सकते हैं। इसके बाहर फंड से बाय और सेल अलाउड नहीं होता है। इसीलिए स्कीम स्टॉक एक्सचेंज पर ये लिस्टेड होती है। जो फोर्थ कैटेगरी है वो है ईटीएफ्स, यानी कि इक्विटी ट्रेडेड फंड्स। ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला फंड होता है। सॉरी, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्लोज एंडेड या इंटरवल फंड की लिक्विडिटी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करते हैं। ईटीएफ यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं और उनका मार्केट प्राइस एनएवी से बहुत करीब रहता है। ये इसलिए पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ अ यूनिक क्रिएशन रिडेम्पशन मैकेनिज्म। अच्छा, ये पूरे 400 की ये समरी है। आप चाहें तो इसको पॉज करके वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अपनी नोट में जो ग्राफ पेपर है जो शायद आपने डाउनलोड किया होगा उसमें ये लिख सकते हैं। रिकमेंडेड है कि आप नोट करिए ताकि एक बार और रिवीजन हो जाए। म्यूचुअल फंड को एक और इम्पॉर्टेंट तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, बाय द मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो। तो इसमें दो टाइप के फंड्स होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड्स और पैसिवली मैनेज फंड। पैसिवली मैनेज फंड को अपन इंडेक्स फंड भी कहते हैं। तो अच्छा, एक्टिवली मैनेज फंड्स क्या होते हैं? एक्टिवली मैनेज फंड्स में फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कौन से शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदने हैं और कौन से बेचने हैं। फंड मैनेजर ये डिसीजन लेता है कि स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर रहकर, क्योंकि फंड मैनेजर का रोल ज़्यादा होता है, रिसर्च एनालिस्ट और रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहती है, इसलिए इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि एक्टिवली मैनेज फंड्स मार्केट से बेटर परफॉर्म करें, यानी इंडेक्स को बीट करें। और पैसिवली मैनेजमेंट फंड्स क्या होते हैं? पैसिवली मैनेज फंड्स का अप्रोच बिल्कुल सिंपल होता है। ये फंड्स किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पैसिव फंड एसएमपी या फिर बीएससी सेंसेक्स को ट्रैक कर रहा है, तो फंड सिर्फ वही शेयर्स खरीदेगा जो सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा निफ्टी 50, तो ये भी एक इंडेक्स फंड है। तो उसमें जो भी शेयर्स होते हैं वही एग्जैक्टली सेम उसका रेप्लिका उसमें होता है, और बिल्कुल सेम वेटेजेस के साथ होता है। इसका मतलब ये होता है कि फंड मैनेजर स्टॉक सिलेक्शन नहीं करता है, पोर्टफोलियो इंडेक्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली बन जाता है। फंड का परफॉर्मेंस इंडेक्स का एकदम इंडेक्स के जैसा ही होता है। पैसिव फंड्स का ऑब्जेक्टिव मार्केट से बेटर परफॉर्म करना नहीं होता, बल्कि मार्केट को मिरर करना होता है। क्योंकि फंड मैनेजर का रोल मिनिमम होता है, इन स्कीम्स की रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम होती है, इसीलिए पैसिव फंड्स को इंडेक्स फंड्स भी कहा जाता है। अच्छा, एक और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क। सेबी ने 31 दिसंबर 2024 को ये पब्लिश किया था। तो म्यूचुअल फंड्स लाइट फ्रेमवर्क क्या होता है? जो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें म्यूचुअल फंड लाइट का मतलब है ऐसे म्यूचुअल फंड्स एंटिटी जो सिर्फ पैसिव स्कीम्स ही ऑफर करते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, या फिर फंड्स ऑफ फंड, या कोई और पैसिव स्कीम जो सेबी अलाउ करती है। म्यूचुअल फंड लाइट स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं
जो म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क के अंडर लॉन्च होती हैं, या कोई और एलिजिबल पैसिव स्कीम्स होती हैं जो सेबी स्पेसिफाई करे। इस फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव है पैसिव इन्वेस्टिंग को सिंपल, लो कॉस्ट और एफिशिएंट बनाना। तो नीचे ये क्विक समरी है एक्टिवली मैनेज फंड, पैसिवली मैनेज फंड और म्यूचुअल फंड लाइट की। आप चाहें तो वही नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, या फिर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड को क्लासिफाई करने का एक और इम्पॉर्टेंट तरीका है बाय द इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। तो जब इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स ऐसी बातें करते हैं तो मेरे को हमेशा मार्वल यूनिवर्स की याद आ जाती है। लेकिन खैर, इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स का मतलब होता है स्कीम अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है। इस क्लासिफिकेशन में स्कीम का नाम ही हिंट दे देता है कि पैसे किस टाइप के एसेट्स में लगेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं मेन कैटेगरीज क्या क्या होती हैं कि कहाँ कहाँ मनी इन्वेस्ट होती है। सबसे पहला है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स अपना पैसा शेयर्स या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होते हैं। दूसरा जो है वो है फिक्स्ड इनकम डेब्ट फंड। डेब्ट फंड्स पैसा लगाते हैं बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में। इनका फोकस होता है रेगुलर इनकम और रिलेटिवली लोअर रिस्क। तीसरा है मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड्स शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि ट्रेजरी, बिल्स और कमर्शियल पेपर्स में। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है हाई लिक्विडिटी और सेफ्टी। चौथा है गोल्ड फंड। गोल्ड फंड्स पैसा गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स को गोल्ड का एक्सपोजर भी मिल जाता है और बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे ये सब हो जाता है। पांचवा है इंटरनेशनल फंड्स। इंटरनेशनल फंड्स पैसा इंडिया के बाहर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इस इन्वेस्टर्स को ग्लोबल कंपनीज और इकोनॉमिक्स का एक्सपोजर भी मिलता है। अच्छा, फर्दर सब क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो भी अपन देखते हैं। अगर इसको थोड़ा नैरो करें ये इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स को, तो कभी कभी इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स और नैरो हो जाती है, जैसे कि विद इन इक्विटी फंड्स। तो जो इक्विटी फंड्स में जो आते हैं वो है लार्ज कैप फंड्स जो कि बड़ी और स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। फिर होते हैं मिड कैप फंड्स जो मीडियम साइज या फिर ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। फिर स्मॉल कैप फंड्स छोटी लेकिन हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज में ये इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, विद इन डेब्ट फंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड्स सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर कॉरपोरेट डेब्ट फंड्स जो कि कंपनीज के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से स्कीम क्लियरली डिफाइन करती है कि किस टाइप की सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अब जल्दी से देख लेते हैं क्विक समरी अगेन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगराइजेशन एंड सेबी रेगुलेशन। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पहले बहुत सारे स्कीम्स थे अलग अलग नाम से, लेकिन काम ऑलमोस्ट सेम। इससे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते थे। इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए सेबी ने 2017 में एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया, कैटेगराइजेशन एंड प्राइसलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। सेबी का ऑब्जेक्टिव था, सेबी का मेन गोल जो था वो ये था कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में स्टैंडर्डाइजेशन लाना है। सेम टाइप के स्कीम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिफॉर्म बनानी है ताकि इन्वेस्टर्स इजीली कंपेयर कर सकें और एक इन्फॉर्म डिसीजन वो ले सकें। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि डिफरेंट एएमसीज के सिमिलर स्कीम्स अब सेम रूल्स और स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो इसके लिए 5 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। तो सेबी का फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स को 5 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया, जो कि है हर कैटेगरीज के अंदर मल्टीपल सब कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं इक्विटी स्कीम जिसमें 11 सब कैटेगरीज हैं। ये स्कीम मेनली इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करती हैं। ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन।
जो आप बी देख रहे हैं वो है डेब्ट स्कीम। इसमें 16 सब कैटेगरीज होती हैं। ये स्कीम्स पैसा लगाती हैं डेब्ट और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में। फोकस होता है इनकम स्टेबिलिटी और लोअर रिस्क। और जो सी है वो है हाइब्रिड स्कीम। इसमें 6 सब कैटेगरी होती हैं। हाइब्रिड स्कीम्स इक्विटी और डेब्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होती हैं। रिस्क और रिटर्न को ये बैलेंस करना में मदद करती हैं। डी है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। इसमें 2 सब कैटेगरीज हैं। ये स्कीम्स स्पेसिफिक गोल्स के लिए होती हैं, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रंस एजुकेशन। इनमें यूजुअली लॉक इन पीरियड होता है। ई है अदर स्कीम्स, जिसमें 2 सब कैटेगरीज होती हैं। इस कैटेगरी में स्पेशल टाइप के फंड्स आते हैं जो ऊपर के ग्रुप्स में फिट नहीं होते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ। अच्छा, इसकी क्विक समरी देख लेते हैं एक बार फिर से कि सेबी ने 2017 में कैटेगराइजेशन सर्कुलर इंट्रोड्यूस किया था, जिसका गोल था क्लैरिटी, कंपैरेबिलिटी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। टोटल 5 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड स्कीम्स हर कैटेगरी के अंदर मल्टीपल सब कैटेगरीज डिफाइन करती हैं। इन्वेस्टर्स अब इजीली स्कीम को कंपेयर कर सकते हैं। इक्विटी स्कीम्स। सेबी के कैटेगराइजेशन फ्रेमवर्क के अंदर इक्विटी स्कीम्स वो म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं जो अपना मेजर हिस्सा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी स्कीम्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन। सेबी ने इक्विटी स्कीम को 11 क्लियर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि इन्वेस्टर्स इजीली समझ सकें और एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन कर पाएं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 इज मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड क्या होता है? मल्टी कैप फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम होती है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करती है। सेबी के रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम अलोकेशन ये होना चाहिए 25% लार्ज कैप स्टॉक्स में, 25% मिड कैप स्टॉक में और 25% स्मॉल कैप स्टॉक में। बाकी जो बचा हुआ 25% है, फंड मैनेजर अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अलोकेट कर सकता है, मतलब प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस ऑल मार्केट साइजेस। नंबर 2, लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड मेनली बड़ी और स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। रूल कहता है कि मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में होना चाहिए। ये फंड्स रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती है। नंबर 3, लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड जो है लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या मिनिमम एलोकेशन का फंडा है? इसमें मिनिमम एलोकेशन 35% लार्ज कैप में और 35% मिड कैप में। बैलेंस ग्रोथ और स्टेबिलिटी का ये मिक्स होता है। 4th है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड प्रीडोमिनेंटली मिड साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसका ये रूल है कि मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स में इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा होता है। 5th है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड मेनली छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। रूल ये कहता है कि मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में होना चाहिए। हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ हाई वोलेटिलिटी भी इसमें होती है। नंबर 6 है डिविडेंड यील्ड फंड। ये फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो रेगुलर डिविडेंड्स देती हैं। इसमें यह रूल है कि मिनिमम 65% इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है। ऑब्जेक्टिव होता है कि रिलेटिवली स्टेबल इनकम के साथ इक्विटी का एक्सपोजर। ये हो गया डिविडेंड यील्ड। फिर आता है 7th है वैल्यू फंड, जिसे कॉन्ट्रा फंड भी कहते हैं। तो वैल्यू फंड अंडर वैल्यूड कंपनीज ढूंढता है जो फंडामेंटल के हिसाब से सस्ती लग रही होती है। तो कॉन्ट्रा फंड क्या करता है? कॉन्ट्रा फंड मार्केट के अपोजिट चलने वाली स्ट्रैटेजीज फॉलो करता है। रूल दोनों के लिए ये होता है कि मिनिमम 65% इक्विटी इन्वेस्ट होना चाहिए। और इसके बाद एक और खास बात यह है कि एक म्यूचुअल फंड हाउस या तो फंड
वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड ऑफर कर सकता है, दोनों नहीं। ठीक है, तो एक म्यूचुअल फंड जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, तो वो या तो कॉन्ट्रा फंड ऑफर करेगा या तो वैल्यू फंड ऑफर करेगा। नंबर 8 है फोकस फंड। फोकस फंड एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। इसमें यह रूल है कि मैक्सिमम 30 स्टॉक्स हो सकते हैं इस फंड में, और मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और स्कीम क्लियरली मेंशन करती है कि फोकस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप पर है। नंबर 9 है सेक्टोरल या थीमेटिक फंड। तो सेक्टोरल फंड सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, पावर या फार्मा। लेकिन थीमेटिक फंड जो होता है एक ब्रॉड थीम फॉलो करता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डिजिटल इंडिया या फिर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये होता है सेक्टर और थीमेटिक फंड। इसमें रूल ये है कि मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट उसी सेक्टर के थीम में होना चाहिए, उसी सेक्टर या थीम में होना चाहिए। और रिस्क जो है इसमें हाई होती है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन कम होता है। अच्छा, अब क्या होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ईएलएसएस। ये 10 नंबर है। ईएलएसएस एक स्पेशल इक्विटी फंड होता है जो टैक्स सेविंग के लिए यूज होता है। इसके की फीचर्स ये होते हैं कि इसमें 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, और ये सेक्शन 80C जो अपना इनकम टैक्स का सेक्शन 80C है, उसके पे वो टैक्स बेनिफिट देता है। तो इसमें मिनिमम 80% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नंबर 11 है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड एक डायनेमिक इक्विटी फंड होता है। इसमें ये रूल कहता है कि मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए, और फंड मैनेजर को फ्रीडम होती है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में अलोकेट करें। तो बी है डेब्ट स्कीम्स। डेब्ट स्कीम्स वो म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं जो अपना पैसा डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। ये सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कैपिटल को प्रिजर्व करें और रेगुलर इनकम और रिलेटिवली लो रिस्क के साथ ये काम करें एज कंपेयर टू इक्विटी। तो सेबी ने डेब्ट स्कीम्स को 16 क्लियर सब कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, मेनली इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, क्रेडिट क्वालिटी और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी के बेसिस पर। तो चलिए इनको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन से अपन ने लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक अपन जा रहे हैं। तो सबसे पहला आता है ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड पहले मैं समझता था कि ओवरनाइट फंड बहुत रिस्की होता होगा क्योंकि ओवरनाइट के लिए समथिंग लाइक दैट, लेकिन ओवरनाइट फंड क्या होता है? ओवरनाइट फंड सबसे शॉर्ट टर्म डेबिट फंड होता है और ये बहुत सेफ होता है एक्चुअली। और इन्वेस्टमेंट इसमें एक दिन की मैच्योरिटी होती है, और रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन एफडी फॉर वेरी फ्यू डेज ऐसा। तो इसमें क्या होता है, इसका यूज़ ये होता है कि वेरी शॉर्ट टर्म पार्किंग ऑफ मनी के लिए यूज़ होता है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई पैसा आपके पास आया और आप चाह रहे हैं कि एफडी में ना डाल के मैं इसको 2-3 दिन में कहीं से डाल के निकाल दूं ताकि ये पैसा कम भी ना हो और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी दे, तो अपन ओवरनाइट फंड यूज़ करते हैं। ये आइडियली 1-2 दिन के लिए पैसा रखने के लिए होता है। नंबर 2 है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए होता है। ये इसकी मैच्योरिटी होती है अप टू 91 डेज। इसमें अगेन हाई लिक्विडिटी होती है और ये स्लाइटली बेटर रिटर्न देता है सेविंग अकाउंट से। ये आइडियल होता है फॉर इमरजेंसी फंड्स या फिर शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। तीसरा है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 3 to 6 मंथ्स। इसमें लो वॉलेटिलिटी रहती है और स्लाइटली हायर रिटर्न्स होते हैं देन लिक्विड फंड्स। चौथा है लो ड्यूरेशन फंड। इसमें ड्यूरेशन होती है 6 to 12 मंथ, मॉडरेट या शॉर्ट टर्म रिस्क के साथ। फिर पांचवा आता है मनी मार्केट फंड। ये इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में करता है और अप टू 1 ईयर इसकी मैच्योरिटी रहती है। इसका फोकस होता है लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी पे। सिक्स्थ आता है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 1 to 3 ईयर्स। ये सुटेबल होता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म गोल्स के लिए।
फिर सेवंथ है मीडियम ड्यूरेशन फंड। इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 3 to 4 ईयर्स। ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस इन दिस। होता क्या है ना कि इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी थोड़ा इंक्रीज होती है इन एडवर्स कंडीशन। ड्यूरिंग ड्यूरेशन इसकी 1 से 4 साल तक के लिए हो सकती है। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 8 पे, तो इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है 4 to 7 ईयर्स। इसका हायर सेंसिटिविटी होता है इंटरेस्ट रेट चेंजेस के साथ। जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा था कि इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो आपका बॉन्ड का प्राइस कम हो सकता है, तो ये वैसे ही इनवर्स प्रोपोर्शन में काम करता है। एडवर्स कंडीशंस में इसका 1 to 7 ईयर्स लॉकिंग पीरियड होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है मोर देन 7 ईयर्स। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क अमंग ड्यूरेशन बेस्ड फंड, तो इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। ये सुटेबल होता है ओनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए विथ हाई रिस्क टॉलरेंस। नंबर 10 होता है डायनेमिक बॉन्ड फंड। डायनेमिक बॉन्ड फंड को फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। फंड मैनेजर ड्यूरेशन एक्टिवली चेंज करता है। इंटरेस्ट रेट रिव्यू के बेसिस पर अलोकेशन इसमें होता है और रिटर्न डिपेंड करता है हेविली ऑन फंड मैनेजर्स इंटरेस्ट रेट कॉल्स। 11th है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। इसका मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट होता है AA+ बॉन्ड में और उसके ओवर उससे ज़्यादा रेटेड बॉन्ड्स में। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्रेडिट क्वालिटी इसकी हाई होती है और लोअर इसकी क्रेडिट रिस्क होती है। नंबर 12 होता है क्रेडिट रिस्क फंड। इसका मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट होता है इन AA एंड बिलो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड। इसमें हायर क्रेडिट रिस्क होती है और पोटेंशियली इसमें रिटर्न भी फिर हायर होता है। दिस इज सुटेबल ओनली फॉर इन्वेस्टर्स हु अंडरस्टैंड क्रेडिट रिस्क। फिर 13 नंबर पे है बैंकिंग एंड PSU फंड्स। इसमें मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, जैसे कि बैंक्स, PSU और पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, म्युनिसिपल बॉन्ड्स। इसकी रिलेटिवली हाई क्रेडिट क्वालिटी होती है। 14 नंबर पे है गिल्ट फंड। इसमें मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। इसमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होती है और रिटर्न्स इज अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। 15th पे है गिल्ट फंड विथ 10 इयर्स कांस्टेंट ड्यूरेशन। ये इन्वेस्ट करता है ओनली इन 10 इयर्स मैच्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। पोर्टफोलियो ड्यूरेशन इसका मेंटेन रहता है एट 10 इयर्स। इसमें हाई इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी होती है। और 16th है फ्लोटर फंड। इसका मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट रहता है फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में। रिटर्न्स एडजस्टेड विथ चेंजिंग इंटरेस्ट रेट और ये यूजफुल होता है व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज। अब देखते हैं हाइब्रिड स्कीम्स। हाइब्रिड स्कीम्स वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं जो इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करती हैं। इनका मेन एम होता है कि रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करना। सेबी ने हाइब्रिड स्कीम्स को 6 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि इन्वेस्टर्स अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सही स्कीम चूज कर सकें। तो चलिए इनको भी अपन जल्दी से एक एक करके समझते हैं। तो नंबर 1 आता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या होता है? ये मेनली डेब्ट ओरिएंटेड होता है और इसमें एसेट एलोकेशन ऐसे होता है कि 75% to 90% इसमें जाता है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में और 10 to 25% इसमें इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए होता है जो सेफ्टी और स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं पर थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर भी रखना चाहते हैं। नंबर 2 है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड या फिर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। म्यूचुअल फंड हाउसेस को ऑप्शन होता है कि वो या तो बैलेंस हाइब्रिड फंड ऑफर करें या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ऑफर करें, दोनों नहीं, दोनों एक साथ नहीं। बैलेंस हाइब्रिड फंड 40 to 60% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और 40 to 60% डेब्ट में। इसमें आर्बिट्रेज अलाउड नहीं होता है। रिस्क और रिटर्न ऑलमोस्ट इक्वली बैलेंस होता है
और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में जो जो रूल है वो ऐसा है कि 65 to 80% इक्विटी में होता है और 20 to 35% डेप्थ में होता है। ये फंड इक्विटी ओरिएंटेड होता है पर डेप्थ थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नंबर 3 है डायनेमिक एसेट एलोकेशन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये एक फ्लेक्सिबल फंड होता है। इक्विटी और डेप्थ का एलोकेशन मार्केट कंडीशन के हिसाब से डायनेमिकली चेंज होता रहता है। जब मार्केट महंगा लगे तो इक्विटी कम, जब मार्केट सस्ता लगे तो इक्विटी ज़्यादा। इसका एम होता है रिस्क को मैनेज करते हुए रिटर्न्स ऑप्टिमाइज करना। नंबर 4 है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट होता है मिनिमम 3 एसेट क्लासेस में। रूल ये है कि हर एसेट क्लास में मिनिमम 10% एलोकेशन, इक्विटी प्लस डेब्ट प्लस कोई और एसेट जैसे कि गोल्ड एक्सेट्रा। फॉरेन सिक्योरिटीज को अलग से एसेट क्लास नहीं माना जाता। ये फंड डाइवर्सिफिकेशन को स्ट्रांग बनाता है। नंबर 5 है आर्बिट्रेज फंड। आर्बिट्रेज फंड प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाता है। कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट्स के बीच में होता है ये। तो रूल ये है कि मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में और रिस्क रिलेटिवली लो होता है और रिटर्न्स डेब्ट जैसे लगते हैं। नंबर 6 है इक्विटी सेविंग्स फंड। इक्विटी सेविंग्स फंड 3 चीजों में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी, आर्बिट्राज और डेब्ट में। रूल ये है कि मिनिमम 65% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहिए और मिनिमम 10% डेब्ट में। हेज्ड और अनहेज्ड इक्विटी एलोकेशन क्लियरली एसआईडी में मेंशन होता है। डिफेंसिव एसेट एलोकेशन भी एसआईडी में दिया जा सकता है। तो एसआईडी क्या होता है? स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये फंड मॉडरेट रिस्क के साथ रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स एम करता है। तो डी है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं जो स्पेसिफिक लाइफ गोल्स के लिए डिजाइन की जाती हैं। इनका फोकस शॉर्ट टर्म रिटर्न्स नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। सेबी ने इस कैटेगरी में 2 टाइप्स डिफाइन किए हैं। नंबर 1 इज रिटायरमेंट फंड। तो रिटायरमेंट फंड एक ओपन एंडेड सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जो रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाने पर फोकस करता है। इसके की फीचर्स होते हैं कि लॉक इन पीरियड 5 इयर्स या रिटायरमेंट एज जो भी पहले हो जाए, और फिर ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये रिटायरमेंट के बाद की लाइफ के लिए पैसे जोड़ना जैसा स्कीम है। तो ये स्कीम इन्वेस्टर्स को डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करने में मदद करती है ताकि रिटायरमेंट के टाइम फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो। दूसरा है चिल्ड्रंस फंड। चिल्ड्रंस फंड भी एक ओपन एंडेड सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम होती है जो चाइल्ड के फ्यूचर गोल्स के लिए बनाई जाती है। इसके की फीचर्स होते हैं कि लॉक इन पीरियड मिनिमम 5 इयर्स या जब तक चाइल्ड मेजर ना हो जाए, जो भी पहले हो, और ऑब्जेक्टिव होता है कि चाइल्ड की एजुकेशन या फिर मैरिज या किसी भी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाना। लॉक इन का पर्पस ये होता है कि पेरेंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट से अफेक्ट ना हो। तो ई है अदर स्कीम्स। सेबी के म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन फ्रेमवर्क में अदर स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जो इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड या सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैटेगरीज में डायरेक्टली फिट नहीं होती हैं। इस कैटेगरी में 2 टाइप्स के स्कीम्स आते हैं। नंबर 1 इज इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इंडेक्स फंड या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जो किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को रेप्लिकेट या ट्रैक करती हैं। जैसे कि एग्जांपल निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स या फिर बैंक निफ्टी। सेबी रूल ये कहता है कि मिनिमम 95% इन्वेस्टमेंट उसी इंडेक्स के सिक्योरिटीज में होना चाहिए जिसमें स्कीम ट्रैक कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर स्टॉक सिलेक्शन नहीं करता है, पोर्टफोलियो इंडेक्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बनता है। ऑब्जेक्टिव होता है कि इंडेक्स के रिटर्न्स को क्लोजली मैच करें और मार्केट को बीट करना नहीं होता है इसका ऑब्जेक्टिव।
नंबर 2 है फंड्स ऑफ फंड या फिर डोमेस्टिक और ओवरसीज फंड। फंड्स ऑफ फंड एक ऐसी स्कीम्स होती हैं जो डायरेक्टली शेयर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करती, बल्कि दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करती हैं। सेबी रूल ये कहता है कि मिनिमम 95% इन्वेस्टमेंट अंडरलाइंग म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए। इसमें टाइप्स होता है डोमेस्टिक फंड्स ऑफ फंड, इंडियन म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं, और ओवरसीज फंड्स ऑफ फंड जो फॉरेन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। इससे इन्वेस्टर को इजी डाइवर्सिफिकेशन और ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है बिना डायरेक्टली फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट किए। ये भी एक इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है कि सेबी के म्यूचुअल फंड्स कैटेगराइजेशन रूल्स के अकॉर्डिंग हर म्यूचुअल फंड हाउस एक कैटेगरी में सिर्फ एक ही स्कीम लॉन्च कर सकता है। इसका पर्पस है अननेसेसरी डुप्लीकेशन अवॉइड करना, इन्वेस्टर्स कंफ्यूजन को कम करना और स्कीम को क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल बनाना। लेकिन इस रूल के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस होते हैं। जनरल रूल ये कहता है कि वन स्कीम पर कैटेगरी पर एएमसी। एक्सेप्शन होता है कि जहां मल्टीपल स्कीम्स अलाउड हैं, जैसे कि नंबर 1 है इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ। अगर स्कीम डिफरेंट इंडाइसेस को ट्रैक कर रही है तो मल्टीपल स्कीम्स अलाउड हैं। एग्जांपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स और बैंक निफ्टी ईटीएफ। तो ये अलग अलग इंडेक्सेस हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स, सेंसेक्स इंडेक्स, तो इसीलिए ये अलाउड है। नंबर 2 है फंड्स ऑफ फंड्स। अगर फंड्स ऑफ फंड्स डिफरेंट अंडरलाइंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हों तो मल्टीपल फंड्स ऑफ फंड अलाउड हैं। अगेन एग्जांपल है इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स ऑफ फंड, गोल्ड फंड ऑफ फंड और एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड। तो ये सब अलग अलग फंड ऑफ फंड है। जैसे कि इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड फंड ऑफ फंड गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, इसीलिए ये अलग अलग हैं, तो इसलिए ये अलाउड है। और थर्ड है सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स। तो ये इसमें ये कहा जाता है कि अगर स्कीम्स डिफरेंट सेक्टर्स या थीम्स में इन्वेस्ट करती हैं तो मल्टीपल स्कीम हो सकती हैं। एग्जाम्पल बैंकिंग फंड, फार्मा फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक फंड। तो ये अलग अलग थीम्स हैं। जैसे बैंकिंग थीम में मोस्टली सब बैंकिंग रिलेटेड शेयर्स में इन्वेस्ट होगा, और फार्मा फंड में फार्मा रिलेटेड। इसलिए ये अलग अलग थीम्स हैं या सेक्टर्स हैं, तो इसीलिए इसमें फंड्स हो सकते हैं। अच्छा, आप देखते हैं अदर स्पेशल म्यूचुअल फंड कैटेगरीज। अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड सेबी कैटेगराइजेशन, अपन ने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ स्पेशल टाइप्स के फंड्स भी होते हैं जो स्पेसिफिक नीड्स और स्ट्रक्चर्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो चलिए इनको अगेन वन बाय वन समझते हैं। तो नंबर 1 है फिक्स मैच्योरिटी प्लान, एफएमपीज। फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स एक टाइप के क्लोज एंडेड डेब्ट फंड्स होते हैं। इसमें की पॉइंट्स ये हैं कि स्कीम का मैच्योरिटी डेट फिक्स्ड होता है, पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन स्कीम की मैच्योरिटी के साथ क्लोजली अलाइंड होता है, इन्वेस्टमेंट्स यूजुअली प्री आइडेंटिफाइड डेब्ट सिक्योरिटीज में होते हैं। एनएफओ के बाद पैसा एक्सेप्ट इसमें नहीं किया जाता है। इस स्ट्रक्चर की वजह से फंड मैनेजर का एक्टिव रोल इसमें थोड़ा कम होता है। इन्वेस्टर्स को रिटर्न का रफ आइडिया भी इसमें मिल जाता है। थ्रू तो गारंटीड नहीं होता है, लेकिन हाँ, इन्वेस्टर्स इजीली एफएमपीज को एफडी या बॉन्ड जैसा अल्टरनेटिव के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगेन लेकिन ये गारंटीड नहीं होता है। नंबर 2, टारगेट मैच्योरिटी डेट फंड्स, टीएमएफ्स। टारगेट मैच्योरिटी फंड्स एक मॉडर्न वर्जन है गोल बेस्ड डेब्ट इन्वेस्टिंग का। इसमें की फीचर्स होते हैं कि स्कीम एक स्पेसिफिक डेट पर मैच्योर होती है, यूजुअली 2 to 10 ईयर्स के बीच में। फंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है जिनकी मैच्योरिटी स्कीम के मैच्योरिटी से मैच करती है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क इसमें कम होता है, प्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और एडिशनल बेनिफिट्स ये होते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है, लिक्विडिटी मिलती है, और टैक्स एफिशिएंसी होती है, और लो क्रेडिट रिस्क होती है जो कि मोस्ट हाई क्वालिटी बॉन्ड्स की होती है, और ये आइडियल होता है फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन या फिर एनी डिफाइंड टाइम बेस्ड गोल्स के लिए। थर्ड होता है कैपिटल प्रोटेक्शन
ओरिएंटेड फंड, ये क्लोज एंडेड हाइब्रिड फंड्स होते हैं जो कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर मेजर पोर्शन डेब्ट में इन्वेस्ट होता है ताकि मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो जाए। रिमेनिंग पोर्शन इक्विटी डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट होता है फॉर रिटर्न एनहांसमेंट। इसका एग्जांपल है जैसे कि 90 रुपीज डेब्ट में इन्वेस्ट किया और 3 साल में अगर वो 100 रुपए बन जाता है तो बचा हुआ पैसा इक्विटी डेरिवेटिव्स में लगता है। कैपिटल प्रोटेक्शन इसका मेन एम होता है लेकिन गारंटीड नहीं होता है। नंबर 4 है इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड्स, आईडीएफ्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड्स इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए बनाए गए। की पॉइंट्स इसमें क्या होते हैं? कैन बी सेटअप एज म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, सेबी रेगुलेटेड, कंपनी एनबीएफसी आरबीआई रेगुलेटेड, मिनिमम 90% इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एसपीवीज, कंप्लीट और रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में। स्पॉन्सर्स इसके होते हैं बैंक्स एंड एनबीएफसीज, इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आईडीएफ्स, एमएफ्स। ओनली बैंक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज कैन स्पॉन्सर आईडीएफ एनबीएफसीज। ये मोस्टली सुटेबल होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, लाइक इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स के लिए। नंबर 5 है रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रियल एस्टेट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी रेगुलेशन ये कहता है कि मिनिमम 35% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए फिजिकल रियल एस्टेट एसेट्स में और मिनिमम 75% नेट एसेट्स होने चाहिए। रियल एस्टेट लाइक रियल एस्टेट, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट कंपनीज के शेयर्स, डिबेंचर्स और एसेट के वैल्यूएशन हर 90 दिन में 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स के थ्रू लोअर वैल्यू एनएवी कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। फंड्स आर क्लोज एंडेड एंड लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इसमें एक नोट करने वाली ये बात होती है कि रीट्स और आईएनबीआईटीएस यानी कि अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स नहीं होती हैं। इसके बारे में अपन और पढ़ेंगे, रीट्स और आईएनबीआईटीएस क्या होते हैं। नंबर 6 है ईएसजी, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फंड। सेबी ने ईएसजी इन्वेस्टिंग को इक्विटी थीमेटिक कैटेगरी के अंडर इंट्रोड्यूस किया है। ईएसजी स्कीम्स फॉलोइंग स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकती हैं। तो जैसे कि एक्सक्लूजन, इंटीग्रेशन, बेस्ट इन क्लास पॉजिटिव स्क्रीनिंग, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव या फिर ट्रांजिशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। ईएसजी फंड का फोकस होता है रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। इन्वेस्टमेंट्स सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। देखते हैं न्यू टाइप्स ऑफ फंड्स को। टाइम के साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नए नए टाइप के फंड्स लॉन्च हो रहे हैं। रीजन सिंपल है, इन्वेस्टर्स के नीड्स बदल रहे हैं और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज भी इवॉल्व हो रही हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यू फंड्स कैटेगरीज को अपन समझ लेते हैं। नंबर 1 है स्मार्ट बीटा फंड्स। स्मार्ट बीटा फंड्स इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ का एडवांस वर्जन होते हैं। नॉर्मली इंडेक्स फंड स्टॉक्स को मार्केट कैप वेटेज की बेसिस पर फॉलो करता है। स्मार्ट बीटा में मार्केट कैप के अलावा अल्टरनेटिव रूल्स यूज होते हैं। एग्जाम्पल इक्वल वेट स्ट्रैटेजी, फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी, वैल्यू मोमेंटम या फिर लो वोलेटिलिटी। ऑब्जेक्टिव होता है रिटर्न्स इंप्रूव करना, बेटर डाइवर्सिफिकेशन देना और रिस्क को रिड्यूस करना। सिंपल वर्ड्स में इंडेक्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, थोड़ा स्मार्ट लॉजिक और ये ऐड कर लेते हैं अपने हिसाब से। नंबर 2 होता है क्वांट फंड। क्वांट फंड का डिसीजन मेकिंग डेटा और मशीन्स करती हैं। तो क्वांट फंड जो होते हैं ना, उसका डिसीजन जो मेकिंग होता है वो मशीन्स करती हैं, ह्यूमंस नहीं। विद द एडवेंट ऑफ एआई, राइट? तो ये काम कैसे करता है? तो हिस्टोरिकल डेटा से मॉडल्स बनाए जाते हैं। ये मॉडल्स मार्केट के नए डेटा पर रन होते हैं। बाइंग और सेलिंग के डिसीजन ऑटोमेटिकली होते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि इमोशन जैसे फियर और ग्रीड का इम्पैक्ट कम होता है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इसमें ज़्यादा होती है और फुल्ली नंबर ड्रिवन इन्वेस्टिंग होती है इसमें। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ फंड है जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा।
फिर होता है इंटरनेशनल रीट्स फंड। तो इंटरनेशनल रीट फंड्स इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन रियल एस्टेट्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो कि अब्रॉड हैं जैसे कि ऑफिस, मॉल्स एक्सेट्रा। इससे इन्वेस्टर को मिलता है ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनेशनल रियल एस्टेट एक्सपोजर। इंडिया में भी रीट्स लिस्ट हो रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल रीट फंड और वाइडर एक्सपोजर देते हैं। चौथा है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड, SIF। ट्रेडिशनली म्यूचुअल फंड MF स्ट्रिक्ट रूल्स और लो फ्लेक्सिबिलिटी देते थे। PMS AIF हाई फ्लेक्सिबिलिटी देते थे, हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट के टाइम के साथ। MF और PMS के बीच एक गैप क्रिएट हो गया था। इस गैप को फिल करने के लिए सेबी ने इंट्रोड्यूस किया स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, SIF। इसका की फीचर ये होता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख और म्यूचुअल फंड सेक्टर का होता है, यानी कि मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 10 लाख चाहिए, लेकिन ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्ट्रैटेजीज में। तो इस पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती हैं SIF में, एक बार अपन देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इक्विटी ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। तो इक्विटी ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं, और मिनिमम 80% इसमें क्या होता है, इक्विटी में जाना चाहिए, और मैक्सिमम 25% शॉर्ट एक्सपोजर में। और ये ओपन एंडेड और इंटरवल स्ट्रक्चर इसमें फॉलो करते हैं। बी होता है इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड। मिनिमम 65% इसमें इक्विटी में होता है, और टॉप 100 स्टॉक्स एक्सक्लूड किए जाते हैं। शॉर्ट एक्सपोजर मैक्स 25% होता है। सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड स्ट्रैटेजी सेक्टर लेवल पर होती है, मैक्सिमम 4 सेक्टर्स, मिनिमम 80% इक्विटी, शॉर्ट एक्सपोजर मैक्सिमम 25%। AMC डेली या लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रिडेम्पशन अलाउ कर सकता है। बी होता है डेब्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज। तो डेब्ट लॉन्ग शॉर्ट फंड्स क्या होते हैं, उसमें इंटरवल स्कीम्स, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स अक्रॉस ड्यूरेशन और लिमिटेड शॉर्ट एक्सपोजर होता है यूजिंग डेब्ट डेरिवेटिव्स। इसी का बी पार्ट जो है वो है सेक्टोरल डेब्ट लॉन्ग शॉर्ट फंड। इसमें इंटरवल स्कीम्स मिनिमम 2 सेक्टर्स और मैक्सिमम सेक्टर एक्सपोजर 75% होता है, और शॉर्ट एक्सपोजर मैक्स 25%। रिडेम्पशन वीकली या उससे कम फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है। तो थर्ड जो है सी हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो इसमें सबसे पहले ए पार्ट आता है एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड, जो इक्विटी, डेब्ट, कमोडिटीज, रीट्स और INB ITS में इन्वेस्ट करते हैं। मैक्सिमम शॉर्ट एक्सपोजर होता है 25%। बी है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड, मिनिमम 25% इक्विटी और मिनिमम 25% डेब्ट, और शॉर्ट एक्सपोजर मैक्सिमम 25% होता है। दोनों इंटरवल स्कीम्स होती हैं। इंपॉर्टेंट सेबी का एक रूल ये है टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड ओवर कॉम्प्लिकेशन, हर कैटेगरीज में सिर्फ वन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलाउड रहती है। ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुई है और इन्वेस्टर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर बनी है। इस ग्रोथ को समझने के लिए चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स को देखते हैं। ग्रोथ इन असेट अंडर मैनेजमेंट, AUM। मार्च 2015 में इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM था 11.89 लाख करोड़। मार्च 2025 तक ये बदलकर हो गया 66.70 लाख करोड़। मतलब सिर्फ 10 साल में AUM ऑलमोस्ट 6 टाइम्स से ज़्यादा हो गया। इसका 10 ईयर CAGR लगभग 18.82% पर ईयर रहा, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को दिखाता है। राइज इन नंबर ऑफ फोलियोज। सिर्फ पैसा ही नहीं, इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन भी काफ़ी बढ़ी है। मार्च 2010 तक 4.8 करोड़ फोलियोज थे, और मार्च 2025 में 23.45 करोड़ फोलियोज हो गए। यानी कि 15 साल में फोलियोज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गए, विथ ए ग्रोथ रेट ऑफ 11% प्लस पर ईयर।
इसका मतलब ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड को अडॉप्ट कर रहे हैं। शिफ्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट टू म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टर्स का पैसा अब सिर्फ बैंक डिपॉजिट तक लिमिटेड नहीं रहा है। म्यूचुअल फंड्स का शेयर 2016 में 10% था, 2017 में 12% और 2018 में 14%। इस पीरियड में बैंक डिपॉजिट का शेयर 71% से घटकर 69% हुआ 2017 में, और 2018 में यह रह गया 65%। ये क्लियरली ट्रेंड दिखाता है कि पीपल आर स्लोली मूविंग फ्रॉम सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट। इंडिया वर्सेस ग्लोबल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ग्लोबली कंपेयर करें तो भी इंडिया का परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव रहा है। 2008 में इंडिया का ग्लोबल म्यूचुअल फंड शेयर 0.33% था। 2018 में ये बढ़कर 0.60% हो गया। इंडिया अब ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स मैप पर और ज़्यादा विजिबल होता जा रहा है। एक्सप्लोजन इन एसआईपी कल्चर। एक मेजर ड्राइवर रहा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी। मार्च 2019 में एसआईपी कंट्रीब्यूशन था 8,055 करोड़। जनवरी 2025 तक एसआईपी कंट्रीब्यूशन 26,400 करोड़ हो गया है। मतलब सिर्फ 6 साल में मंथली एसआईपी इनफ्लोज 3 टाइम्स से ज़्यादा हो गए। एसआईपीज ने इन्वेस्टिंग को सिंपल बनाया है, डिसिप्लिन बनाया है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल भी बनाया है। चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म्स थे जो कि शायद आपको समझ में ना आए हों, तो ये सेक्शन है जिसमें अपन उन की टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं ईटीएफ, जो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स की तरह ट्रेड होता है। ईटीएफ यूजुअली किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, इसलिए ये पैसिव फंड्स होते हैं। नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में दिन के एंड पर एक ही एनएवी होता है। ईटीएफ में पूरे दिन बाय सेल होता है, डिफरेंट प्राइजेस मिलते हैं, बिल्कुल शेयर के जैसे। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा होता है हाई लिक्विडिटी और इंट्राडे एंट्री और एग्जिट इसमें पॉसिबल रहता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ईटीएफ का मार्केट प्राइस एनएवी से थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है, और ईटीएफ खरीदना एकदम ईजी है। अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम होता है। मार्केट में कई टाइप के ईटीएफ्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि इक्विटी ईटीएफ्स, गोल्ड ईटीएफ्स और अब तो सिल्वर ईटीएफ भी अवेलेबल है। तो सिंपल शब्दों में ईटीएफ इक्वल टू म्यूचुअल फंड प्लस शेयर जैसी ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए अब देखते हैं अपन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं। सेबी ने कंपनीज को मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू। तो सबसे पहले है लार्ज कैप कंपनी। तो लार्ज कैप कंपनी जो सबसे नीचे दिख रहे हैं आप पिरामिड के, ये लार्ज कैप कंपनीज होती हैं टॉप फर्स्ट से 100 कंपनीज फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। ये कंपनीज यूजुअली बड़ी स्टेबल और वेल एस्टेब्लिश होती हैं। दूसरा है मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज होती हैं 100 फर्स्ट 101वीं कंपनी से 250th पोजीशन की बीच वाली सब कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। ये कंपनीज ग्रोथ फेज में होती हैं, रिस्क और रिटर्न दोनों मीडियम होते हैं इनके। थर्ड है स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं 250 फर्स्ट कंपनी ऑनवर्ड्स। तो 250 फर्स्ट के बाद जितनी भी बाकी सब कंपनीज होती हैं वो होती हैं स्मॉल कैप कंपनी। तो ये भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। तो ये कंपनीज हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं, लेकिन रिस्क और वोलेटिलिटी भी इसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं रिस्क लेवल्स नीचे इंडिकेट किया गया है कि सबसे ज़्यादा रिस्क होता है स्मॉल कैप का, उसके बाद मिड कैप का, और सबसे कम होता है लार्ज कैप का। अब अपन बात करते हैं रीट्स और एनबीआईटीज का।
सेबी रजिस्टर्ड ट्रस्ट होते हैं जो इन्वेस्टर्स को रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट। रीट इन्वेस्ट करता है कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट्स में, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग्स, मॉल्स, आईटी पार्क, इन सब में। इसका की पॉइंट ये है कि मिनिमम एसेट वैल्यू होनी चाहिए 500 करोड़, और मिनिमल या फिर मिनिमम पब्लिक ऑफरिंग साइज होता है इसका 250 करोड़। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट पहले 50,000 था, अब सिर्फ 10,000 से 15,000 ही है। यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। ट्रेड लॉट क्या होता है, इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब एक ट्रेड लॉट 1 यूनिट होता है। इन्वेस्टर्स को प्रॉपर्टी का एक्सपोजर मिलता है और बिना डायरेक्टली प्रॉपर्टी खरीदे हुए। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक बाइंग अ पेपर प्रॉपर्टी, जैसे बोलते हैं ना पेपर गोल्ड, वैसे ही ये ऑन पेपर प्रॉपर्टी है, लेकिन असली में मतलब आपको कुछ मकान या लैंड एलोकेट नहीं होता। दूसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, INVITs। तो INVITs इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जैसे कि रोड डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसमें, रोड्स पे, पावर ट्रांसमिशन में, पाइपलाइंस में, इन सब चीज़ों में। तो इसमें की पॉइंट ये है कि मिनिमम एसेट वैल्यू होती है 500 करोड़ और मिनिमम ऑफरिंग साइज होता है 250 करोड़। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट पहले 1 लाख था, अब सिर्फ 10,000 टू 15,000 रह गया। यहाँ पे भी यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं। उसमें ट्रेड लॉट वही इक्वल टू 1 यूनिट होता है। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से इनकम इसमें जनरेट होता है। तो जल्दी से आप इसका क्विक समरी देख सकते हैं कि रीट्स क्या होता है, जो कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। INVITs क्या होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और दोनों ही सेबी रेगुलेटेड ट्रस्ट होते हैं। ये लिस्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज पे। स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए अब ये इजीली एक्सेसिबल है। आप फिर से एक बात नोट करिए कि रीट्स और INVITs म्यूचुअल फंड स्कीम्स नहीं होती हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स नहीं होती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ये होते हैं। चलिए अब देखते हैं मैक्युलर ड्यूरेशन। तो मैक्युलर ड्यूरेशन एक टाइम बेस्ड मेजर है जो ये बताती है कि बॉन्ड या डेब्ट फंड से आने वाले कैश फ्लो का एवरेज टाइम क्या है। तो सिंपल शब्दों में अगर आप देखें तो आप अपना पैसा एवरेज कितने सालों में वापस आपको मिल जाएगा। तो मैक्युलर ड्यूरेशन क्या बताती है कि बॉन्ड के इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल रीपेमेंट दोनों को ध्यान में रखकर एक वेटेड एवरेज टाइम कैलकुलेट किया जाता है। अगर एक एग्जांपल से देखें तो मान लो आपने एक बॉन्ड खरीदा और हर साल इंटरेस्ट उसमें मिलता है और मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल वापस मिलता है। तो मैक्युलर ड्यूरेशन ये बताएगी कि इन से सब पेमेंट्स को मिलाकर आपका पैसा एवरेज किस ईयर में पूरा रिकवर हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क का कनेक्शन इससे क्या है, तो जितना ज़्यादा हायर मैक्युलर ड्यूरेशन, राइट, इंटरेस्ट रेट चेंजेस का इम्पैक्ट उस पर उतना ज़्यादा, और जितना कम मैक्युलर ड्यूरेशन उस पे इंटरेस्ट रेट चेंजेस का इम्पैक्ट उतना कम। तो इसीलिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स होते हैं वो लो इंटरेस्ट रेट रिस्क के साथ आते हैं, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स होते हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट रिस्क के साथ आते हैं। म्यूचुअल फंड में सेबी और डेब्ट फंड कैटेगरीज जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स मैक्युलर ड्यूरेशन के बेसिस पर डिफाइन होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में ये ऐसे डिफाइन होते हैं कि भाई अगर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है तो उसका जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 1 से 3 साल के लिए रहेगा, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है वो 7+ ईयर्स। ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर वन लाइन डेफिनेशन आप देख रहे हैं कि मैक्युलर ड्यूरेशन इज द वेटेड एवरेज टाइम टू रिसीव द कैश फ्लो फ्रॉम अ बॉन्ड और डेब्ट फंड। तो चलो चैप्टर 2 को एक स्टोरी की तरह क्विक रैप करते हैं अपन।
सबसे पहले अपन ने ये समझा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड एक कलेक्टिव पूल ऑफ मनी है जहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा डालते हैं। इम्पॉर्टेंट बात रखने वाली ये है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते, इनके थ्रू इन्वेस्ट करते हो। जो अपन ने एक दो एनालॉजीज देखी थी, जिसमें एक व्हीकल में आप पैसे डाल रहे हो या और वो अलग अलग फंड्स में या फिर गोल्ड में या फिर अलग अलग चीज़ों में वो इन्वेस्ट कर रहा था। तो इस पूल को मैनेज कौन करता है? एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो पैसा इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड्स और दूसरे मार्केट्स में। लीगली म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है और ये बैंक नहीं होता है। उसके बाद अपन ने देखा था कि टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स होते हैं आपका ओनरशिप शेयर। एनएवी क्या होता है कि एनएवी होता है एक यूनिट की डेली वैल्यू। फिर एईएम क्या होते हैं? तो एईएम होता है फंड का टोटल साइज। फिर एमटीएम मार्क टू मार्केट वैल्यू क्या होती है? तो रोज पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन सब कुछ डेली कैलकुलेट और डिस्क्लोज होता है फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। उसको बोलते हैं एमटीएम या फिर मार्क टू मार्केट की। उसके बाद अपन ने देखा था कि म्यूचुअल फंड्स के फायदे क्या क्या हैं। तो फायदे ये हैं कि अपन को प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, अफोर्डेबल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, हाई लिक्विडिटी मिलती है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है और टैक्स एफिशिएंसी मिलती है। लेकिन इसके साथ अपन ने लिमिटेशंस भी देखे थे, जो कि ये होता है कि पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन इसमें पॉसिबल नहीं होता है, गारंटीड रिटर्न्स तो ऑब्वियसली नहीं होते हैं और इसमें चॉइस ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए डिसीजन हमेशा गोल बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद अपन ने समझा था कि अलग अलग म्यूचुअल फंड किस टाइप से होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड या फिर इंटरवल फंड्स। फिर मैनेजमेंट स्टाइल के हिसाब से एक्टिव और पैसिव फंड्स। फिर एसेट क्लास के हिसाब से इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड। हर इन्वेस्टर के गोल के लिए अलग अलग स्कीम होती है। देखिए, मेरे को लगता है कि हो सकता है आपको इस बार ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगा होगा, लेकिन आपको ये सब अलग अलग फंड्स को एक दो बार थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, तो आपके ये दिमाग में अच्छे से उतर जाएगा। और इसके बाद अपन ने देखा था कि इंडिया में म्यूचुअल फंड्स का ग्रोथ। तो अपन ने देखा था कि कैसे एयूएम 11.8 लाख करोड़ से 66.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और SIPs 8,000 करोड़ से 26,000 प्लस करोड़ तक की हो गई और करोड़ ऑफ इन्वेस्टर्स अब डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एज ए करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड आज इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो गया है। मार्केट के लिए स्टेबिलिटी का पिलर है वो, और इकोनॉमी के ग्रोथ का इंजन भी बन चुका है। तो इस चैप्टर से फाइनल टेकअप ये है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल और डिसिप्लिन तरीके से अपने गोल्स अचीव करने का तरीका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को कि आप अब सब म्यूचुअल फंड के बेसिक जानते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।